स्वागत नहीं करोगे हमारा। सो वेलकम 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 एवरीवन टू वन मोर रिवीजन सेशन, जिधर आज हम क्या रिवाइज करने वाले हैं। हमारा प्यारा प्यारा मीठा मीठा क्यूडी AS28 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स। बराबर, इसको भी अपन बाकी एएस की तरह रिवाइज करेंगे। मैं बता दूं, मैंने काफ़ी सारे रिवीजन ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, ज़रूर देखना। ठीक है, हर रिवीजन की तरह इस रिवीजन के अंदर भी मैं सिर्फ कंसेप्ट नहीं, कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन भी रिवाइज कराऊंगा। उसके अलावा मैं क्लास के अंदर सारे चीज़ें लिखाता हूँ। ठीक है, हम क्लास में बाकायदा लिखते हैं। तो बाई चांस अगर आपके पास ये रिवीजन नोट्स नहीं है, मतलब नोट्स नहीं रिवाइज करने के लिए, सो यू कैन डाउनलोड दिस फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप ज्वाइन करके डाउनलोड कर लेना। उसके अलावा अगर रिवीजन देख रहे हो, पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। ठीक है, चलो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द रिवीजन इन 3, 2, 1 गो। सबसे पहला हमने डिस्कस करना चालू किया था नंबर AS28, नाम इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स। इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है? इम्पेयरमेंट का मतलब होता है डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ असेट। जब असेट की वैल्यू में गिरावट हो तो उसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट। अब ये इम्पेयरमेंट कौन से असेट के लिए चेक करना है? तो मेनली हम दो के लिए चेक करते हैं, एक जो AS10 के PPE है और एक AS26 के इंटेंजिबल है। इसलिए इस चैप्टर को इन दोनों के बाद ही पढ़ना। ओके, स्टैंडर्ड ने क्लैरिफाई किया है कि कौन से असेट का इंपेयरमेंट यहां नहीं होता है। तो स्कोप, दिस स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू ऑल असेट एक्सेप्ट, किसका नहीं होगा? इन्वेंट्रीज AS2 वाला, असेट अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट AS7 वाले, फिनेंशियल असेट जो AS13 वाले हैं वो, और डिफर्ड टैक्स असेट जो AS22 वाले हैं वो। ये सारे असेट तो है, लेकिन इसका इंपेयरमेंट टेस्टिंग यहां नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कोई भी असेट इंपेयर्ड कब होता है? जब कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, रिकवरेबल कम है। लॉजिक क्या है? सपोज कैरिंग अमाउंट आपकी 200 रुपये है, लेकिन आप रिकवर उससे सिर्फ 150 कर सकते हो, तो यार आपके असेट ओवर वैल्यूड हो गया ना यार, क्योंकि जितने वैल्यू पे दिख रहा है उतना तो आप रिकवर ही नहीं कर पाओगे। तो बोलते हैं असेट की वैल्यू गिरा दो, इंपेयर कर दो असेट को। बराबर, तो हम इंपेयरमेंट लॉस बुक करते हैं। अब द क्वेश्चन इज कैरिंग अमाउंट मतलब क्या? कैरिंग अमाउंट मतलब बैलेंस शीट में आपके कौन से वैल्यू पे है। बट द मोर इंपोर्टेंट क्वेश्चन इज, ये रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? तो रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ टू थिंग्स, इट इज हायर ऑफ वैल्यू इन यूज या फिर नेट सेलिंग प्राइस। ये ससुरी का नाती वैल्यू इन यूज का होता है। इट इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस फ्रॉम यूजिंग द असेट। देखो, तुम असेट से अगर वैल्यू रिकवर करना है, दो ही चीज कर सकते हो, या तो यूज करो या तो बेच दो। अगर यूज करोगे तो कितना बेनिफिट मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में, उसको बोलते हैं वैल्यू इन यूज। और अगर असेट को आज ही बेचोगे तो कितना पैसा मिलेगा, उसको बोलते हैं नेट सेलिंग प्राइस। अब दोनों में से मैं हायर क्यों लेता हूं? इमेजिन करो मुझे यूज करने से बेनिफिट 150 का मिल रहा है, बेचने पे बेनिफिट 120 का मिल रहा है, आप क्या करोगे? यूज ही करोगे ना यार, इसलिए दोनों में से विच एवर इज हायर। अब मैंने इसको समझाने के लिए एक बेसिक एग्जांपल लिया था, अगर आपको याद हो तो। मैंने बोला फॉर एग्जांपल ये मेरी इंपेयरमेंट टेस्टिंग कैसे होती है। सपोज मैं पार्ले जी फैक्ट्री का ओनर हूं, मेरे पास बिस्किट बनाने की मशीन है, ये मेरी मशीन है। ठीक है, तो मशीन से दो काम हो सकता है, या तो आप इससे आज बिस्किट बनाओगे तो इसकी वैल्यू इन यूज क्या होगी? मशीन से बनाए बिस्किट, बिस्किट को बेचोगे मार्केट में, तो बिस्किट बेचकर जो कैश फ्लोस एक्सपेक्टेड है फ्यूचर में, फ्यूचर कैश फ्लोस, तो मैंने बोला चलो मशीन 5 साल तक यूज करूंगा, 5 साल तक मशीन से बिस्किट बनाऊंगा और बिस्किट बेच के इतना इतना पैसा 5 साल तक कमाऊंगा। ये मेरे हो गए फ्यूचर कैश फ्लोस। बराबर, तो इसका जब मैं निकालूंगा प्रेजेंट वैल्यू, उसको बोलते हैं वैल्यू इन यूज। ठीक है, अच्छा। लेकिन ऑल्टरनेटिवली अगर मैं ये मशीन को आज ही बेच दूंगा तो जो नेट में पैसा मिलेगा उसको बोलते हैं नेट सेलिंग प्राइस। दोनों में से विच एवर इज हायर लेंगे। तो मान लो चलो मेरा नेट सेलिंग प्राइस 38 लाख आया, बट वैल्यू इन यूज 46.70 आया, तो मैं क्या करूंगा? दोनों में से विच एवर इज हायर। तो अब मेरी रिकवरेबल अमाउंट हो गया 46.70। अब मैंने दो केस लिए। पहला केस, अगर कैरिंग अमाउंट 50 है और रिकवरेबल 46.7 है, बराबर, तो फिर इंपेयरमेंट हुआ कि नहीं? तो हम बोलेंगे इंपेयरमेंट लॉस है। क्यों? कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, रिकवरेबल कम है, तो इंपेयरमेंट लॉस है। ठीक है, अगर आपको कभी कभी कंफ्यूजन होता है तो एक ट्रिक देता हूं, हमेशा पहले कैरिंग अमाउंट लिखना फिर रिकवरेबल लिखना। जब आप कैरिंग अमाउंट में से रिकवरेबल माइनस करोगे और आंसर अगर पॉजिटिव आया, मतलब इंपेयरमेंट लॉस है। वापस से पहले कैरिंग अमाउंट लिखना फिर रिकवरेबल लिखना, बराबर, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल करना, अगर आंसर पॉजिटिव आया तो इंपेयरमेंट लॉस है। लेकिन जैसे अभी कैरिंग अमाउंट 40 है, रिकवरेबल 46.70 है, माइनस करना, अब आंसर नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव आया तो इंपेयरमेंट लॉस नहीं है। ध्यान रखना, या तो इंपेयरमेंट लॉस होगा या फिर कुछ नहीं होगा। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ इंपेयरमेंट गेन। हाँ, इंपेयरमेंट गेन नामक कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, ऑफकोर्स एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा जहां पहले बुक किया हुआ लॉस रिवर्स हो सकता है, लेकिन फर्स्ट टाइम में कोई गेन बुक नहीं हो सकता कभी भी।
ठीक है। एनीवेज, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद ये बेसिक एग्जांपल रेडी हो गया, स्ट्रक्चर रेडी होगा माइंड में, क्यों किया कैसे किया। फिर हम डिस्कशन करते हैं वैल्यू इन यूज का डिटेल में, कि वैल्यू इन यूज क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस। इसमें हमको दो चीज चाहिए रहती है, एक फ्यूचर कैश फ्लोस चाहिए होता है और एक डिस्काउंटिंग रेट चाहिए होता है। फ्यूचर कैश फ्लोस मतलब क्या, असेट को यूज करके जो आउटपुट मिला, उस आउटपुट को बेचकर जो पैसा आएगा उसको बोलते हैं फ्यूचर कैश फ्लोस, बराबर। तो वो कंसिडर करना। कभी कभी ये कमाने के लिए कुछ आउटफ्लोज भी करने पड़ते हैं, तो इनफ्लोज में से आउटफ्लोज लेस कर देना। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप असेट यूज भी करोगे तो लाइफ खत्म होने के बाद आप कुछ तो स्क्रैप वैल्यू पे उसको बेचोगे, तो जो भी इसकी स्क्रैप वैल्यू है ना, वो लास्ट के कैश फ्लो में ऐड करना। ठीक है, लास्ट के कैश फ्लो में। क्यों, अगर आपको असेट को यूज करने का भी इंटेंशन होगा तो भी यार लाइफ खत्म होने के बाद कुछ तो स्क्रैप वैल्यू में बेचोगे ना, वो आएगा तो भी लास्ट के कैश फ्लो में आएगा, तो वो कंसिडर करना मत भूलना। उसके अलावा जो डिस्काउंट रेट है वो प्री टैक्स लेना। एग्जाम में क्वेश्चन में नॉर्मली एक ही रेट दिया हुआ रहता है, बट बाई चांस कभी मेंशन हो कि प्री टैक्स रेट 10%, पोस्ट टैक्स 7%, तो आप प्री टैक्स रेट कंसिडर करना। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, ये था वैल्यू इन यूज। नेट सेलिंग प्राइस मतलब क्या होता है, जो भी सेलिंग प्राइस है माइनस द कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। जो भी सेलिंग प्राइस है माइनस द कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, उससे आपको मिलती है नेट सेलिंग प्राइस। सिंपल। ठीक है, अब इसको और बेटर समझने के लिए एक क्वेश्चन करवाया था मैंने। अब इसमें मैं कंसेप्ट के साथ थोड़े बहुत क्वेश्चन भी लेता हुआ चलता हूँ। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या निकालना देखो, सबसे पहले अपने को बोलता है कि अपने पास प्लांट एंड मशीनरी है, डिस्काउंटेड दिया हुआ है, फ्यूचर कैश फ्लोस दिया हुआ है। तो क्या करेंगे फ्यूचर कैश फ्लोस का, ये क्यों काम आएगा, वैल्यू इन यूज निकालने के लिए। उसके बाद दिया हुआ है रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ दिस। ये कहां ऐड करना है, लास्ट के कैश फ्लो में जरूर से ऐड कर देना है इसको। और कहां काम आएगा ये पता, और कहां काम आएगा, जब आप डेप्रीशिएशन निकालते हो एसएलएम बेसिस पे, तो हम कैसे करते हैं डेप्रीसिएशन, जो भी आपकी कॉस्ट है माइनस द रेसिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय द यूजफुल लाइफ, ऐसे निकालते हैं डेप्रीसिएशन, तो उसमें भी काम आएगा। तो ये दो चीज में रेलिवेंट है, ध्यान रखना। फिर आपको डेटा दे रखा है, क्या क्या पूछा है। पहले बोलता है कैरिंग अमाउंट निकालो एट द एंड ऑफ 2011। असेट हमने 2009 में परचेस किया था। ठीक है, 2 साल के बाद की आपको पूछी है क्या कैरिंग अमाउंट, 2 साल भी नहीं 3 साल के बाद का पूछा है। 2009 के 1 जनवरी को परचेस किया था, वैल्यू पूछा है 31 दिसंबर 11 का, तो 3 साल हो गए, 2009, 2010, 2011 बराबर। तो मैंने कैरिंग अमाउंट कैसे निकाला, डे 1 की कॉस्ट लिखी, 3 साल का डिप्रिसिएशन निकाला, कैरिंग अमाउंट मिल जाएगा बराबर। अब इसमें ध्यान रखना रेसिडुअल वैल्यू भी है भाई लोग, तो डिप्रिसिएशन निकालते समय ये भूल मत जाना, भूल ना जाना, नहीं भूलेंगे सर। फिर वैल्यू इन यूज, वो बड़ा सिंपल है, इसका निकाल लेना प्रेजेंट वैल्यू, बस रेसिडुअल वैल्यू को लास्ट वाले कैश फ्लो में ऐड करना भूलना मत, वो भी निकाल लिया सर। उसके बाद क्या है, उसके बाद है रिकवरेबल अमाउंट। कैसे मिलेगा, जो भी नेट सेलिंग प्राइस है और वैल्यू इन यूज है, दोनों में से विच एवर इज हायर, तो मैंने ले लिया विच एवर इज हायर, मेरा आ गया रिकवरेबल अमाउंट। फिर पूछा है इंपेयरमेंट लॉस निकाल के दो। क्या स्टेप वाइज मस्त चीजें पूछी है, कैसे निकलेगा, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, कंपेयर करना, बोलना लॉस है कि नहीं। तो देखते हैं, कैरिंग अमाउंट आया 25,375, रिकवरेबल आया 20,000, तो लॉस है ना सर लॉस। मैंने बताया था ना समझे तो देख लेना, कैरिंग पहले लिखना, रिकवरेबल बाद में लिखना, अगर पॉजिटिव आता है माइनस करने के बाद तो लॉस है भाई बराबर। और लॉजिकली जाओगे तो कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, रिकवरेबल कम है यार, ज्यादा वैल्यू पे दिख रहा है, नहीं चलेगा, लॉस बुक करो भाई, लॉस जाएगा पेरल के अंदर। उसके बाद अगला पूछा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। जैसे आप इंपेयरमेंट लॉस बुक करते हो ना, आपकी असेट की कैरिंग अमाउंट गिर जाती है। पहले वो 25,375 थी, इतने का लॉस बुक किया तो अब 20,000 ही बचेगा, क्योंकि वैल्यू चेंज हो गई कैरिंग अमाउंट की। अब इसका आने वाले साल का डेप्रीशिएशन भी चेंज होगा, तो रिमेनिंग लाइफ 5 साल बची है, रेसिडुअल वैल्यू अभी भी 1,000 रुपये है, तो अकॉर्डिंगली विल डेप्रीशिएट फॉर द रिमेनिंग ईयर्स। ठीक है, ये आपसे पूछा था इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के थ्रू आपका बेसिक कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये टकाटक क्वेश्चन है। ठीक है, चलो उसके बाद मैंने और आपको क्या पढ़ाया था, उसके बाद मेरे ख्याल से लेट मी सी, हाँ उसके बाद हमने डिस्कस किया था ट्रीटमेंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, कि इंपेयरमेंट लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा, कहाँ जाता है इंपेयरमेंट लॉस। तो वो बोलता है देखना पड़ेगा असेट कौन से मॉडल पे है। अगर असेट कॉस्ट मॉडल पे है, याद है ना कॉस्ट मॉडल वाला पार्ट, ये सब अपन ने पीपी में सीखा था AS10 के अंदर। तो अगर असेट कॉस्ट मॉडल पे है तो इंपेयरमेंट लॉस आएगा पेनल के अंदर। एंट्री देख लो, इंपेयरमेंट इज अ लॉस, तो इंपेयरमेंट लॉस डेबिट करोगे और इसकी वजह से असेट की वैल्यू गिरती है तो असेट को क्रेडिट करोगे बराबर, तो जाएगा पेनल के अंदर। लेकिन अगर बाई चांस आपका असेट रीवैल्यूएशन मॉडल में था, फिर कहां जाएगा इंपेयरमेंट लॉस। तो स्टैंडर्ड बोलता है इफ योर असेट वाज एट रीवैल्यूएशन मॉडल, तो पहले देख लेना कि आरआर में कोई बैलेंस पड़ा है क्या। आरआर मतलब रीवैल्यूएशन रिजर्व, ये कहां से आया, मैंने बोला था ना AS10 पढ़ के आना बराबर। तो अगर आरआर के अंदर कोई बैलेंस पड़ा है तो पहले वहां से एडजस्ट करना है ना, और अगर बाई चांस बैलेंस खत्म हो गया उसके बाद जो भी है वो प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट करना।
एग्जाम्पल इसको समझाने के लिए मैंने दे रखा है, प्लीज देखना इधर। सपोज कैरिंग अमाउंट 100 है, रिकवरेबल 83 है, लॉस 17 का आया। अब ये जो असेट है, मान लो ये असेट रीवैल्यूएशन मॉडल का था, तो मैंने लिख रखा है पीपीई वॉज प्रीवियसली रीवैल्यूड एंड हैज अ बैलेंस ऑफ 5 करोड़ इन रीवैल्यूएशन रिजर्व। मान लो पीपी को आपने पहले रीवैल्यू किया था और आपके रीवैल्यूएशन में 5 करोड़ का बैलेंस पड़ा है, तो ये आप लॉस कैसे एडजस्ट करोगे? तो 17 में से जो 5 करोड़ है वो रीवैल्यूएशन रिजर्व से कम करोगे, और जो बाकी 12 करोड़ है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे। बस ये करके दिया हुआ है, देखो। फर्स्ट एडजस्ट आरआर अप टू 5 करोड़। वाई अप टू 5? बिकॉज मेरे आरआर में बैलेंस सिर्फ 5 करोड़ का है, और बाकी आप पीएनएल से एडजस्ट करोगे। समझाने के लिए एंट्री भी दे रखी है, मजा आ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि आपने सारा बैलेंस आरआर से एडजस्ट कर दिया है, अब आरआर का बैलेंस कुछ नहीं बचेगा फिर, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था ट्रीटमेंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। चलो आगे बढ़ता हूं। अगला पॉइंट, सॉरी क्वेश्चन ये बाद में कराता हूं मैं। अगला पॉइंट, कैन रिकवरेबल अमाउंट में नेगेटिव? क्या रिकवरेबल अमाउंट नेगेटिव जा सकता है क्या? जाने को जा सकता है, बट जाने मत देना। सपोज कैरिंग अमाउंट 100 है, अब रिकवरेबल नेगेटिव कब जाएगा? जब दोनों वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस नेगेटिव आ जाए, बराबर। वो आए तो आए, फर्क नहीं पड़ता, आप जीरो ही लेना। क्यों? आपका मैक्सिमम इंपेयरमेंट लॉस कैरिंग अमाउंट जितना ही हो सकता है। अगर आपके बुक्स में कोई चीज 100 रुपए में दिख रही है, तो इस पे मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? 100 रुपए हो सकता है ना यार। मान लो आपके जेब में 100 का नोट है, तो मैक्सिमम नुकसान कितना हो सकता है? 100 ही हो सकता है ना। जब आपके पास थे 100 रुपए, तो नुकसान 120 कैसे हो सकता है? सेम चीज, बराबर। तो नेगेटिव जाने मत देना। अच्छा, उसके बाद कभी कभी स्टैंडर्ड ऐसा बोलता है कि सपोज नेट सेलिंग प्राइस में बेचने पे कुछ पैसा नहीं आएगा, लेकिन बेचने के लिए खर्चा जरूर करना पड़ेगा 10 करोड़ रुपए का, तो नेगेटिव जाने देंगे नहीं अपन। बट कभी कभी ये जो एक्स्ट्रा 10 आपको इंकर करना पड़ेगा, इसका अकाउंटिंग करना पड़ता है एज अ लाइबिलिटी एज पर AS 29। बट वो हम यहाँ बात नहीं करेंगे, वो जो भी है रेलिवेंट चीज में अपन AS 29 के अंदर बात करेंगे, तो ये पार्ट इग्नोर कर देना यहाँ के लिए चाहिए तो। बट यहाँ क्या ध्यान रखोगे कि रिकवरेबल अमाउंट जीरो ही हो सकता है, और जीरो हुआ रिकवरेबल तो जितना भी कैरिंग अमाउंट है सबका सब आपका इंपेयरमेंट लॉस हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। उसके बाद एक चीज है जो मैंने डिस्कस कर ली थी, फिर से बता दूं। जैसे आप इंपेयरमेंट बुक करते हो, योर डेप्रिसिएशन चेंजेस प्रोस्पेक्टिवली, आपका आने वाले सालों का डेप्रिसिएशन चेंजेस, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा। पहले मुझे देखने दो क्या मैं और कुछ कंसेप्ट करवा सकता हूँ। नहीं, अब मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा पहले, है ना, फिर अपन एक और कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, वो है कंसेप्ट ऑफ CGU, ठीक है। आ जाओ। तो अब मैं कौन से क्वेश्चन करवा सकता हूँ, मैं करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा शानदार क्वेश्चन है एकदम, इसको तो फ्लाइंग किसी दे दिया, फ्लाइंग किसी। अब सुनना, आपके पास असेट था 1 अप्रैल 10 को 7 CR का 7 ईयर्स के लिए। मैंने बोला ठीक है, तो 10 पे था ये असेट। अब जो भी आपका इंपेयरमेंट वगैरह हो रहा है वो 4 साल के बाद हो रहा है, 14 में हो रहा है, तो पहले 4 साल आगे आ जाने का। कैसे आओगे देख लो इधर। तो मैंने बोला 10 में खरीदा 7 CR में, तो 4 साल से आप डिप्रिशिएशन लेस कर देना, तो आपकी कैरिंग अमाउंट आ गई 3 CR की, ठीक है। अब यहाँ इंपेयरमेंट नहीं हुआ है, पहले इन्होंने रीवैल्यू किया है, रीवैल्यू, तो फेयर वैल्यू दे रखा है 5.10, तो मैंने लिखा फेयर वैल्यू 5.10, ठीक है। तो मुझे गेन आएगा ऑफकोर्स, कहाँ जाएगा गेन? तो एज पर AS 10 ये गेन जाएगा रीवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर, ठीक है सर। जैसे ये गेन बुक किया, आपका रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट हो जाएगा 5.10, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2 साल असेट को यूज किया, मतलब 14 से 16 तक गए, तो 2 साल और करना पड़ेगा डेप्रिशिएट, तो मैंने किया डेप्रिशिएट 2 साल तक, ठीक है। जितनी भी रिमेनिंग लाइफ बची थी उस हिसाब से 2 साल और डेप्रिशिएट किया, ठीक है। तो मुझे कैरिंग अमाउंट मिली। अब रिकवरेबल अमाउंट दे रखा है 79 लाख का, ठीक है। तो मैंने बोला मेरी कैरिंग अमाउंट कितनी मिली थी मुझे मेरी कैरिंग अमाउंट मिली थी 1.7 CR की। रिकवरेबल आपको दे रखा है कितना? 79 लाख या 0.79 CR, तो लॉस आ जाएगा। इंपेयरमेंट लॉस कितने का आएगा? 0.91 का आ जाएगा। अब द क्वेश्चन इज एडजस्ट कहां से करूं? तो अब ये असेट रीवैल्यूएशन मॉडल वाला है, तो आपके आरआर में जितना बैलेंस है वहां से एडजस्ट करना। आरआर में 2.10 का बैलेंस पड़ा है सर, तो सारा का सारा वहीं से एडजस्ट कर देते। गलत जवाब। इस क्वेश्चन में एक लाइन बहुत कीमती है, वो है ये वाली लाइन, जी लिमिटेड फॉलोड द पॉलिसी of writing down the revaluation surplus by the increased charge of depreciation। इसका मतलब क्या है? हम AS 10 में एक कंसेप्ट पढ़ते हैं एक्सेस डेप्रीसिएशन का, नहीं याद तो वो रिवीजन जाकर देखो, मैंने डाल रखी है यूट्यूब के ऊपर, एक्सेस डेप्रीसिएशन का। उसमें क्या होता है, जब भी आप रीवैल्यूएशन करते हो तो आपका डेप्रीसिएशन थोड़ा ज्यादा आता है। पहले जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, तो अगर आपने जब रीवैल्यू नहीं किया था तो आपका पर एनम डेप्रीसिएशन वॉज 1 CR। अब आपने रीवैल्यू किया
तो आपका पर एनम 1.7 CR आ रहा था डेप्रीसिएशन। तो ये जो 0.7 CR एक्स्ट्रा आया ना डेप्रीसिएशन, इसको बोलते हैं एक्सेस डेप। और ये 0.7 CR एक नहीं 2 साल के लिए आता है, क्योंकि आपने रीवैल्यू करने के बाद 2 साल तक यूज किया है एसेट को, तो आपको एक्सेस डेप्रिसिएशन 2 साल तक आएगा। तो 0.7 CR इंटू 2 1.4 CR। अब एक्सेस डेप का करना क्या होता है, स्टैंडर्ड ने ऑप्शन दे रखा होता है कंपनी को कि कंपनी चाहे तो इस एक्सेस डेप को रीवैल्यूएशन रिजर्व से निकालकर रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर सकती है। इस लाइन में यही लिखा था कि वो ऑप्शनल चीज कंपनी ने चूज करी है। तो आपके रिजर्व में बेसिकली बैलेंस 2.1 का बचा ही नहीं है, आपके रिजर्व में बैलेंस सिर्फ 1.4 का बचा होगा। बराबर, तो कितना बैलेंस बचेगा 2.1 में से, सॉरी 2.1 में से 1.4 खत्म हो जाएगा, बचेगा नहीं। 2.1 में से 1.4 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना 0.7 का। इतना ही इंपेयरमेंट लॉस आप आरआर से एडजस्ट करोगे, बाकी इंपेयरमेंट लॉस आप प्रॉफिट लॉस से एडजस्ट करोगे, ध्यान रखना। अब एक और चीज, यहां मैं रिवाइज करवा रहा हूं, यहां मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूं पूरा। तो कभी भी ऐसा लगे ना कि मेरे को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मेरे को ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ऑफ कोर्स प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैं यहाँ सिर्फ की पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि क्लासेस आपने बहुत पहले बाई चांस की होगी तो चीजें याद नहीं आती, इससे आपको याद आ जाएगी चीजें, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन था, ओके, मतलब इसमें AS10 का भी काफी रोल आता है। आगे बढ़ते, उसके बाद ढंग का क्वेश्चन देखने दो मुझे जरा, लेट मी सी को ढंग का क्वेश्चन है तो जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान रखना, ओके। अभी तक कोई ढंग का नहीं दिख रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 10, इलस्ट्रेशन नंबर 10, ठीक है। इसको शायद मैंने क्लास में LDR नहीं मार्क करवाया रहेगा, आप इसको प्लीज LDR मार्क कर लेना, प्लीज LDR मार्क कर लेना क्लास में, अगर मैंने मार्क नहीं कराया रहेगा तो प्लीज, ठीक है। सुन लो क्या बोलता है, फॉलोइंग द डिटेल्स ऑफ असेट, इंपेयरमेंट लॉस चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए, करंट या डिप्रिसिएशन चाहिए। बड़ा सिंपल है, कॉस्ट ऑफ असेट दिया हुआ है, यूजफुल लाइफ दिया हुआ है, सैल्वेज वैल्यू नील दिया हुआ है, करंट कैरिंग वैल्यू 27 दिया हुआ है, ठीक है। यूजफुल लाइफ 3 years बचा हुआ है, रिकवरेबल 12 lakhs दिया हुआ है, अपवर्ड रिवैल्यूएशन पहले अपन कर चुके हैं 14 lakhs का। ये क्यों दिया हुआ है, बेसिकली वो बोलता है कि मेरे बैलेंस आरआर में इतना पड़ा है। अब आप देखोगे ना कैरिंग अमाउंट कितना है, आपका कैरिंग अमाउंट है 27.30, आपका रिकवरेबल कितना है, रिकवरेबल है 12 lakhs, तो इंपेयरमेंट लॉस कितना आएगा 15.30 का। अब आसान सी बात ये है कि कहां जाएगा, तो आरआर में कितना बैलेंस है 14, तो ये 14 आप आरआर से एडजस्ट करना, और बचा हुआ जो बैलेंस है 1.3 ये आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना, पहली चीज। तो ये पूछा इंपेयरमेंट लॉस कितना 15.3, सेकंड पूछा है ट्रीटमेंट, ये लो ट्रीटमेंट, तीसरा पूछा है करंट या डेप्रीसिएशन। एक बार जब आप इंपेयरमेंट कर लोगे तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट पे चार्ज करना डेप्रीसिएशन। जैसे मेरा कैरिंग अमाउंट 27.3 था, इतना इंपेयरमेंट लॉस बुक किया, तो बचा हुआ कैरिंग अमाउंट को बोलते हैं रिवाइज कैरिंग अमाउंट, वो कितना बचेगा 12 डिवाइड बाय द रिमेनिंग लाइफ 3 years, तो कितना आएगा 4 lakhs पर एनम का आएगा आपका रिवाइज डेप्रीसिएशन। समझे तुम, बस इस तरीके से आपको करना है सॉल्व। ये सेम सोल्यूशन मैंने आपके किताब वगैरह में दे रखा है, तो चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने बाकी चीजों का भी सोल्यूशन वगैरह वैसे दे रखा है, तो टेंशन मत लेना। एनीवेज आगे बढ़ू, आगे बढ़ो सर। ये भी बढ़िया क्वेश्चन था भाई, इसमें क्या था फटाफट से देख लेते क्या बोलता है। A plant was acquired 15 years ago at a cost of 5 CR. Accumulated depreciation at 31st March 11 was 4.15. तो अगर मेरे पास प्लांट था 5 CR का, फिर मैंने accumulated depreciation दे रखा है, इसका मतलब पहले मैं कितना depreciate कर चुका हूं, तो 4.15 कर चुका हूं, तो आज मेरी कैरिंग अमाउंट बची है 0.85 CR। फिर बोलता है करंट ईयर का डेप कितना है, करंट ईयर का डेप 25 है, तो और 25 से कम करो, तो मिली कैरिंग अमाउंट 0.6 CR। अब आपको दे रखा है रिकवरेबल, अब रिकवरेबल डायरेक्टली नहीं दे रखा है, आप देखो कैरिंग अमाउंट कब की मिली है, आपको कैरिंग अमाउंट मिली है 31 मार्च 12 की। अब इन्होंने स्मार्ट काम क्या किया, नेट सेलिंग प्राइस एक साल पहले का दिया और बोला एक साल पहले इट वॉज 30 lakhs विच इज एक्सपेक्टेड डिक्लाइन बाय 20% फॉर द एंड ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब आपको नेट सेलिंग प्राइस 11 का दिया, मुझे 11 नहीं 12 का चाहिए, तो कैसे मिलेगा, 11 का वॉज 30 lakhs, वो बोलता है अगले साल तक वो 20% से गिर जाएगा, तो आज इसकी नेट सेलिंग प्राइस 24 lakhs होगी। सेम इन्होंने किया वैल्यू इन यूज के साथ, एक साल पहले का दिया और बोला नेक्स्ट ईयर का चाहिए तो 30% से गिरा देना, तो कोई बात नहीं, मैंने बुद्धि लगाई, गिरा था 30% से और इसको गिरा 20% से, मुझे मिल गया रिकवरेबल अमाउंट विच एवर इज हायर। तो कैरिंग अमाउंट मेरे पास ऑलरेडी था, रिकवरेबल अमाउंट मैंने लिया ये वाला, बराबर इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा, बुक कर लेना, ठीक है। अब पूछा क्या क्या है,
assuming the other condition of applicability of impairment are satisfied, what should be the carrying amount? तो एक बार आप impairment loss बुक कर लोगे, उसके बाद carrying amount क्या बचेगा? तो मैंने बोला इतना मेरा carrying amount बचेगा after impairment loss. ठीक है, उसके बाद सेकंड पूछा है how much amount will be written off for the financial year and for impairment loss. impairment loss का amount पूछा है, तो impairment loss का amount यहाँ आ गया था 0.355 बराबर. सेकंड पूछा है if the plant had been revalued 10 years ago, और अगर रिजर्व में बैलेंस होता 12 लाख का, फिर हम ये इंपेयरमेंट लॉस आउट ऑफ 0.355 हम 0.12 आरआर से एडजस्ट करते और बचा हुआ जो बैलेंस है वो पीएनएल से एडजस्ट करते हैं, सिंपल. और चौथा चीज पूछा है अगर वैल्यू इन यूज वाज 0 एंड द एंटरप्राइज वाज रिक्वायर्ड टू इंकर अ कॉस्ट ऑफ 2 लाख टू डिस्पोज द प्लांट, व्हाट वुड बी योर रिस्पॉन्स. इसका मतलब बेसिकली अगर मान लो रिकवरेबल अमाउंट 0 होता, ऐसे कैसे 0? क्योंकि वैल्यू इन यूज 0 है, नेट सेलिंग प्राइस में कुछ आएगा नहीं, सिर्फ जाना देना पड़ेगा. 2 लाख का डिस्पोजल कॉस्ट है, पैसा कुछ नहीं आ रहा है, तो बेसिकली क्या बोला था, ऐसे केस में रिकवरेबल 0 मान लेना. और अगर मान लो इस 24.5 के बदले रिकवरेबल 0 होता तो पूरा का पूरा 0.60 आपका इंपेयरमेंट लॉस होता. वो मैंने लिख के दे दिया है. दैट्स इट. क्लियर वाला पार्ट ध्यान रखना. शानदार क्वेश्चन, मजा आ गया सर. आगे बढ़ेंगे, आगे और कोई ढंग के क्वेश्चन है करने के लिए? यस, ये क्वेश्चन नंबर 1 है. ये सेम क्वेश्चन में AS 26 में डिस्कस करता हूं, तो मैं यहां नहीं रिवाइज करवा रहा हूं. आप देखोगे तो सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने वहां करवाया हुआ है. ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है वो. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 अभी नहीं करवा सकता, मतलब कंसेप्ट के बाद करवाऊंगा. 3 भी कंसेप्ट के बाद करवाऊंगा. 4 जरूरत नहीं है. 5 भी कंसेप्ट के बाद करवाऊंगा. ठीक है, चलो. तो अभी मैंने जितना बेसिक पढ़ा था उसके ऊपर अपन ने क्वेश्चंस कर लिए. आई होप यहां तक क्लैरिटी है तुम लोग को. एकदम है सर, एकदम है. ठीक है, अब मैं आ रहा हूं मोर कंसेप्ट के ऊपर, आने वाले और कंसेप्ट के ऊपर. अगला कंसेप्ट है व्हेन टू कंडक्ट द इंपेयरमेंट टेस्ट. इसका मतलब ये इंपेयरमेंट टेस्ट कब कंडक्ट करना है. ये जो कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट कंपेयर कर रहे हो, ये कब करना है? रोज करेगा बैठ के? हर साल में एक बार करेगा? नहीं. वो बोलता है इंडिकेशन आने पे. आपको क्लास में एग्जांपल याद है क्या? ये विशाल है, इसकी गर्लफ्रेंड है. ये इसकी गर्लफ्रेंड विशाल पे शक कब करेगी? विशाल का फोन कब चेक करेगी? जब उसकी गर्लफ्रेंड को शक हो. ये नहीं कि रोज बुला बुला के फोन चेक करिए बाबू का, ऐसा नहीं. शक हुआ तब चेक करना. वैसे ही असेट का इंडिकेशन टेस्ट कब, इंपेयरमेंट टेस्ट कब करना है? जब इंडिकेशन है, जब शक हो. अब इंडिकेशन 2 प्रकार के होते हैं. कुछ आते फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस, कुछ आते फ्रॉम इंटरनल सोर्सेस. बराबर. ये एग्जांपल्स दिए हुए याद रखोगे तो थियरी क्वेश्चन लिखने काम आएगा. ठीक है, तो एक्सटर्नल सोर्स का इंडिकेशन क्या है? असेट की मार्केट वैल्यू गिर गई, सिग्निफिकेंट चेंज इन टेक्नोलॉजी हैविंग अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द एंटिटी, या फिर मार्केट का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया. सर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इंडिकेशन कैसे है? देखो, जब आपको किसी भी चीज की फेयर वैल्यू निकालनी होती, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है, तो अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% लोगे, मान लो कैश फ्लो 100 रुपया है, डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% है, तो अगर आप इसका निकालोगे 1 साल का प्रेजेंट वैल्यू तो आएगा 90.90 बराबर 10% के हिसाब से. बट इसी चीज का अगर आप 12% के हिसाब से निकालोगे प्रेजेंट वैल्यू तो आएगा 89.29. इसका मतलब जैसे जैसे आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं वैसे आपकी प्रेजेंट वैल्यू गिरते हुए चलती है. इसलिए, और प्रेजेंट वैल्यू गिरेगी मतलब वैल्यू इन यूज गिर रहा है, इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट. ठीक है, आगे. वैसे ही जैसे एक्सटर्नल सोर्सेज से आते हैं इंडिकेशन, वैसे कुछ इंटरनल इंडिकेशन भी आ सकते हैं. जैसे असेट में फिजिकल डैमेज हो गया, असेट हैज बिकम आइडल और देयर इज अ प्लान टू डिस्पोज द असेट, या फिर परफॉर्मेंस ऑफ असेट इज वर्स देन एक्सपेक्टेड. ये सारे इंडिकेशन है. इंडिकेशन आया तो इसका मतलब ये नहीं कि इंपेयर हो गया. इंडिकेशन आने का ये मतलब है कि आपको इंपेयरमेंट टेस्ट कंडक्ट करना है. मैंने ये चीज लिख के भी दी है. इंडिकेशन आया तो डज नॉट मीन इंपेयर हो गया. इट मीन्स यू हैव टू कंडक्ट द इंपेयरमेंट टेस्ट. हम चेक करेंगे. जैसे गर्लफ्रेंड को शक हुआ तो फोन चेक होगा, ये नहीं कि शक हुआ तो ब्रेकअप ही कर लिया. अब समझ आया सर? हाँ, आगे. ठीक है, फिर आता है एकदम शानदार कंसेप्ट, द कंसेप्ट ऑफ CGU, कैश जनरेटिंग यूनिट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CGU? CGU में क्या होता है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्लास का, याद करने का ट्राई करना. सपोज ये माइक है, ये एसेट है, लेकिन क्या ये अकेला मुझे कैश फ्लो जनरेट करके देता है क्या? द आंसर इज नो. बराबर. देखो, आपको कोई भी चीज का इंपेयरमेंट टेस्ट करने के लिए कैरिंग अमाउंट चाहिए, रिकवरेबल अमाउंट चाहिए. रिकवरेबल अमाउंट में 2 चीज चाहिए, वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस. स्टैंडर्ड बोलता है वैल्यू इन यूज निकालना मैंडेटरी है. मतलब कल को अगर NSP ना मिले तो भी चल जाएगा, वैल्यू इन यूज तो मांगता है. बराबर. तो अगर माइक की बात करूं तो ये माइक के अकेले का कोई वैल्यू इन यूज निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता. क्यों? वैल्यू इन यूज होता क्या है? यूज करके जो आउटपुट मिला, उस आउटपुट को बेचकर जो पैसा आया उसका प्रेजेंट वैल्यू. जैसे याद है पार्ले जी का मशीन, वो मशीन से मिला बिस्किट, बिस्किट को बेचकर आया पैसा,
उसका प्रेजेंट वैल्यू इज वैल्यू इन यूज। ये माइक से कौन सा तुमको कैश फ्लो जनरेट हो रहा अकेले अकेले भाई। तो कभी कभी क्या होता है, कोई इंडिविजुअल असेट कैश फ्लो जनरेट नहीं करते हैं, बट हाँ वो ग्रुप में जनरेट जरूर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये माइक, मेरा आईपैड, मेरा कैमरा, मेरा सॉफ्टवेयर, मेरा पूरा टीचिंग सेटअप मुझे कंबाइंड हेल्प करता है कैश फ्लो जनरेट करने में। कैसे? आप जो मुझे टीचिंग की फीस देते हो, है ना, उससे। तो ये केस में मैं इंडिविजुअल असेट की अकेले अकेले टेस्टिंग नहीं करूंगा। हम इसको बोलते हैं सीजीयू, कैश जनरेटिंग यूनिट। एक ऐसा यूनिट जहां ग्रुप ऑफ असेट साथ में कैश फ्लो जनरेट करते हैं, तो उनका टेस्टिंग भी साथ में होगा। तो देख लो, टू कंडक्ट इम्पेयरमेंट टेस्ट इट इज नेसेसरी टू कैलकुलेट वैल्यू इन यूज ऑफ दैट असेट। समटाइम्स इंडिविजुअल असेट डू नॉट हैव इंडिविजुअल वैल्यू इन यूज। जैसे आईपैड ऑफ एके सर, मेरे आईपैड का भी कोई अकेले का वैल्यू इन यूज नहीं है, देयरफॉर इंडिविजुअल इम्पेयरमेंट टेस्ट माइट नॉट बी पॉसिबल। उस केस में आप कहां जाओगे? यू विल गो टुवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ सीजीयू, कैश जनरेटिंग यूनिट। बराबर ध्यान रखना। चलो, उसके अलावा मैंने एक और चीज बोली थी, अ सिंगल कंपनी कैन हैव मल्टीपल सीजीयूज। एक कंपनी में 2-3 सीजीयू हो सकते हैं। अब इंपेयरमेंट टेस्टिंग सीजीयू में होती कैसे है, तो ये प्लीज कॉन्सेंट्रेशन से सुनना। एक बार में नहीं समझे तो रिवीजन वीडियो को 2-3 बार देखना और समझने का ट्राई करना। बड़ा सिंपल है ये, ठीक है। क्या बोलता सुनो, कैसे टेस्टिंग करेंगे। मान लो मेरा एक सीजीयू है, मेरे सीजीयू में 4 असेट है, लैपटॉप, कैमरा, माइक, आईपैड। मान लो 4 है, हो और भी सकता है बट 4 है। ये कैरिंग अमाउंट दे दिया, टोटल लिख दो। अब रिकवरेबल अमाउंट दिया हुआ रहेगा, बट दिक्कत ये इंडिविजुअल का अवेलेबल नहीं है। अरे भाई, अगर इंडिविजुअल का अवेलेबल होता तो मैं टेस्टिंग अकेले कर लेता ना इसकी, ग्रुप में क्यों करता? तो ग्रुप में करनी पड़ रही है, मतलब इसका रिकवरेबल अमाउंट कंबाइंड अवेलेबल है। तो मैं टोटल कैरिंग अमाउंट सीजीयू का और टोटल रिकवरेबल अमाउंट कंपेयर करूंगा। तो कैरिंग अमाउंट ज्यादा, रिकवरेबल कम है, इंपेयरमेंट लॉस आ गया। एक बार इंपेयरमेंट लॉस आ गया तो आपको सब में एलोकेट करना पड़ता है। कैसे एलोकेट करें? तो कैरिंग अमाउंट के रेशियो में एलोकेट कर देना, ऐसा। तो मैंने सब में एलोकेट कर दिया इन द रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट, ऐसा। और लॉस डालने के बाद रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकाल लिया करो। ये एक बेसिक फॉर्मेट हो गया इंपेयरमेंट टेस्टिंग ऑफ सीजीयू का। बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये सीजीयू का पहला बेसिक चीज था। सीजीयू में सेकेंड चीज इज गुडविल। वो बोलता है गुडविल का भी अकेले इंपेयरमेंट टेस्ट पॉसिबल ही नहीं है करना, बराबर, क्योंकि गुडविल से अकेला वैल्यू इन यूज निकाल पाना पॉसिबल ही नहीं है। बट गुडविल से पूरे बिजनेस में हेल्प तो मिलती है। गुडविल है तो पूरा बिजनेस ज्यादा पैसा कमाएगा ना। तो इसलिए बोलते हैं गुडविल को भी आप सीजीयू में एलोकेट कर देना। मतलब गुडविल का भी अकेले टेस्ट पॉसिबल नहीं है, तो सीजीयू में एलोकेट कर देना, बराबर। अब मैंने इसको समझाने के लिए बढ़िया एग्जांपल लिया था। प्लीज एग्जांपल आपको रिकॉल हो उसके लिए ध्यान से सुनना। सपोज AK लिमिटेड के 2 सीजीयू है, सीजीयू 1 और सीजीयू 2। मान लो मेरा सीजीयू 1 है ऑनलाइन टीचिंग सेटअप जिधर 3 असेट है, सीजीयू 2 है ऑफलाइन टीचिंग सेटअप जहां 3 असेट है, दोनों अलग सीजीयू है। पूरे धंधे में गुडविल 2 लाख रुपए का है। अब गुडविल का बेनिफिट 1 में भी मिलेगा, 2 में भी मिलेगा ऑफकोर्स, ठीक है। तो अब इसमें 2 केस पॉसिबल है। स्टैंडर्ड बोलता है पहला केस वेयर गुडविल इज एलोकेबल, मतलब गुडविल 2 लाख है और मैं बता सकता हूं कि इसमें से सीजीयू 1 में कितना गुडविल जाएगा और सीजीयू 2 में कितना गुडविल जाएगा, उसको बोलते हैं गुडविल इज एलोकेबल। ये पहला केस है। अगर ये केस है ना, तो इंपेयरमेंट टेस्टिंग एक ही बार करनी है एलोकेट करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल केस 1 में मान लो कि 25% बेनिफिट सीजीयू 1 में मिलता है, 75% बेनिफिट गुडविल का सीजीयू 2 में मिलता है। कहां से आया? ये गिवन है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सीजीयू 1 का असेट लिखूंगा, लैपटॉप, कैमरा, आईपैड। तो मैंने लिखा लैपटॉप, कैमरा, आईपैड, कैरिंग अमाउंट दे रखी है, मैंने दे दी। फिर गुडविल लिखूंगा। अब गुडविल 2 लाख मत लिखना, हमने क्या डिसाइड किया, 25% गुडविल का बेनिफिट 1 में मिलेगा, तो 25% गुडविल लिखेंगे सिर्फ, ठीक है। फिर आपको रिकवरेबल अमाउंट दी हुई रहेगी, ये सब दिया हुआ रहता है, सिर्फ प्रॉपर लिखने को आना चाहिए आपको, ठीक है। तो कैरिंग अमाउंट मिल गई, रिकवरेबल अमाउंट लिख दिया अपन ने, आएगा आपको इंपेयरमेंट लॉस। अब स्टैंडर्ड बोलता है अगर इंपेयरमेंट लॉस आया और आपके सीजीयू में गुड्डू है, कौन है? गुड्डू। तो ये सारा इंपेयरमेंट लॉस सबसे पहले गुडविल से एडजस्ट करना, फिर जो बचा हुआ लॉस है वो बाकी एसेट में जाएगा। सर इसका लॉजिक याद रहेगा तो मैंने बताया था, अगर आपके सीजीयू में गुडविल है और फिर भी इंपेयरमेंट लॉस आ रहा है, तो स्टैंडर्ड बोलता है गुडविल के होते हुए लॉस कैसे आ रहा है, इसका मतलब आपका मार्केट में गुडविल बचा ही नहीं है, हटाओ उसको, राइट ऑफ करो। तो इसलिए वो बोलता है कि जितना भी आपका इंपेयरमेंट लॉस है पहले आप गुडविल से राइट ऑफ करना, उसके बाद कुछ बच जाए तो फिर बाकी असेट से राइट ऑफ करना इन द रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट। ये पहला चीज, ठीक है। सेम सीजीयू 2 के साथ करूंगा। सीजीयू 2 के मैंने असेट्स लिखे, ठीक है। सीजीयू 2 में गुडविल कितना था? 75% था, तो वो किया, लिखा वो। टोटल कैरिंग अमाउंट आया, रिकवरेबल अमाउंट दिया हुआ है, कॉपी किया। इंपेयरमेंट लॉस नहीं आएगा क्योंकि कैरिंग अमाउंट कम है और ज्यादा रिकवर करने वाला, तो सीजीयू 2 में इंपेयरमेंट लॉस नहीं आया। ये पहला केस था वेयर गुडविल इज एलोकेबल, इसको बोलते हैं गुडविल इज एलोकेबल। तो यहां अपन ने एक ही बार टेस्टिंग की, गुडविल हर सीजीयू को एक ही बार टेस्ट किया, एलोकेट किया गुडविल और टेस्ट किया, उसको बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच या बॉटम अप टेस्ट। एमसीक्यू के लिए काम आएगा ये। दूसरा,
वेयर गुडविल इज नॉट एलोकेबल। बराबर, इसका क्या मतलब है, गुडविल का बेनिफिट दोनों सीजीओ में मिल तो रहा है, लेकिन ये रेशियो जो है ना 25 सीजीओ 1 में 70% सीजीओ 2 में, ये रेशियो नहीं पता, क्योंकि रियल लाइफ में रेशियो निकाल पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो गुडविल का बेनिफिट दोनों में है, लेकिन रेशियो नहीं पता, फिर क्या करें, तो यहां इंपेयरमेंट टेस्टिंग एक नहीं 2 बार करनी पड़ेगी। बराबर, 2 बार, उसका नाम है यू विल हैव टू यूज बोथ बॉटम अप अप्रोच या बॉटम अप टेस्ट एज वेल एज टॉप डाउन अप्रोच या टॉप डाउन टेस्ट, 2 बार टेस्टिंग करनी पड़ेगी। सर 2 बार कैसे करेंगे, सिखाता हूं मैं, इधर आओ। सबसे पहला यू विल टेस्ट द इंडिविजुअल सीजीयू, 2 सीजीयू है, दोनों को टेस्ट करो बिना गुडविल के। सर क्यों बिना गुडविल के, क्योंकि गुडविल एलोकेबल ही नहीं है, हमको नहीं पता ना कितना एलोकेट करना है, तो दोनों सीजीयू टेस्ट करना विदाउट गुडविल। मान लो गुडविल है ही नहीं और दोनों सीजीयू का हम टेस्ट करेंगे, तो इसमें सीजीयू 1 में मान लो लॉस आया, सीजीयू 2 में नहीं आया, फिर हमको एक और बार टेस्टिंग करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं सेकेंड टेस्टिंग या टॉप डाउन टेस्ट। मतलब आपने पहले किया बॉटम अप टेस्ट, फिर करोगे टॉप डाउन टेस्ट। टॉप डाउन में क्या होता है, हम सीजीयू 1 सीजीयू 2 दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, बराबर, और उसमें गुडविल ऐड कर देते हैं। सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो गुडविल का इंडिविजुअल बेनिफिट नहीं पता था दोनों में कितना है, बट दोनों कंबाइन करने के बाद तो पता है ना कि दोनों कंबाइन कर लोगे तो गुडविल का बेनिफिट 2 लाख रुपए का है। तो इसलिए सेकेंड स्टेज में हम क्या करते हैं, सीजीयू 1 सीजीयू 2 गुडविल सबको कंबाइन कर लेते हैं। तो यहां लिखते हैं कैरिंग अमाउंट सीजीयू 1 की, सीजीयू 2 की, गुडविल की। बस यहां ध्यान रखना, जब कैरिंग अमाउंट लिख रहे हो तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट लिखना। फॉर एग्जांपल सीजीयू 1 में लॉस आया था ना, तो लॉस आने के बाद जो कैरिंग अमाउंट थी वो यहां कॉपी करना। सीजीयू 2 में लॉस नहीं आया था, तो रिवाइज्ड और ओल्ड कैरिंग अमाउंट दोनों सेम है, वो कॉपी करना। गुडविल दूल्हा का कॉपी करना, बराबर। फिर आप कैरिंग अमाउंट लिखोगे, रिकवरेबल लिखोगे, लॉस आया। अब क्योंकि इस कंबाइंड टेस्टिंग में गुडविल था, तो पहले सारा लॉस गुड्डू में एलोकेट कर देना, ऐसा। तो अगर मैं रिवीजन के अंदर भी रिवीजन करवाऊं तो गुडविल के 2 केस होते हैं। अगर गुडविल एलोकेबल है तो इट इज़ वेरी सिंपल, एक ही बार टेस्ट करना है गुडविल एलोकेट करने के बाद। लेकिन अगर गुडविल एलोकेबल नहीं है तो आपको एक नहीं 2 बार टेस्ट करना पड़ेगा। पहला आप टेस्ट करोगे इंडिविजुअल सीजीयूज बिना गुडविल के, सेकंड आप टेस्ट करोगे सीजीयू 1 प्लस सीजीयू 2 प्लस गुडविल ऐड करने के बाद। ऐसा 2 बार टेस्ट करना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। चलो, और 2 बार जब टेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं बॉटम अप प्लस टॉप डाउन दोनों। एमसीक्यू के लिए काम है बॉटम अप टॉप डाउन वाला, ठीक है। चलो, जैसे सीजीयू में आपने नॉर्मल केस देखा, गुडविल का केस देखा, वैसे ही सेम केस है कॉर्पोरेट असेट का। कॉर्पोरेट असेट मतलब क्या, जो हेडक्वार्टर बिल्डिंग्स होते हैं, ऑफिस बिल्डिंग होते हैं, इनका भी कोई इंडिविजुअल कैश फ्लो नहीं होता है, बट ये पूरे धंधे को असिस्ट करते हैं कैश फ्लो जनरेट करने में। जैसे मेरे टीचिंग में मेरा एडमिशन का ऑफिस है, जहां बच्चा आके एडमिशन फीस भर के जाता है, बराबर। तो वो एडमिशन ऑफिस का बेनिफिट मेरे को सारे सीजीयू के अंदर मिलता है, बराबर। तो ये एडमिशन ऑफिस का भी इंडिविजुअल इंप्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसको मैं सीजीयू में एलोकेट करूंगा। जस्ट लाइक गुडविल, यहाँ भी 2 केस पॉसिबल है, या तो एलोकेबल है या फिर एलोकेबल नहीं है। अगर एलोकेबल है तो रेशियो दिया हुआ रहेगा, तो एलोकेबल है तो एक ही बार इंपेयरमेंट टेस्ट करना है एलोकेट करने के बाद। और अगर एलोकेबल नहीं है तो 2 बार टेस्टिंग करनी पड़ेगी, 2 टाइम्स टेस्टिंग। पहले आप टेस्ट करोगे इंडिविजुअल सीजीयूज को विदाउट द कॉर्पोरेट असेट, बराबर। फिर आप टेस्ट करोगे सीजीयू 1 प्लस सीजीयू 2 प्लस कॉर्पोरेट असेट। मतलब मैं बोलूँ इसका पूरा टेस्टिंग प्रोसीजर सेम लाइक गुडविल है, बस एक फर्क है, जब आपके सीजीयू में गुडविल होता था, जब आपके सीजीयू में गुडविल होता था तो हम पहले सारा लॉस गुडविल में एलोकेट करते थे, बराबर। कॉर्पोरेट असेट में ऐसा नहीं होता है। अगर आपके सीजीयू में कॉर्पोरेट असेट है तो येडे की तरह ये मत बोलना कि सारा लॉस पहले कॉर्पोरेट असेट में डालो, नहीं 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 नहीं। अगर कॉर्पोरेट असेट है तो फिर सारा लॉस सारे असेट में इंक्लूडिंग द कॉर्पोरेट असेट इन द रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट ही बटेगा। मतलब कॉर्पोरेट असेट का जो कंसेप्ट है एलोकेबल नॉट एलोकेबल, वो गुडविल की तरह सेम है, बस जब लॉस एलोकेट करने की बारी आएगी तो सीजीयू में जब गुडविल होता है तो पहले गुडविल में एलोकेट करना, फिर बाकी असेट में। कॉर्पोरेट असेट वाले केस में आप ऐसा नहीं बोलोगे, आप जो भी लॉस आए सारे असेट में एलोकेट करना इन द रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट असेट, ऐसा, ठीक है, ध्यान रखना। ऑफ कोर्स बाकी रिवाइज करने के लिए ये बोर्ड नोट्स में एग्जांपल एक बार जरूर रेफर कर लेना, ठीक है। मैंने आपको एक और एक्स्ट्रा एग्जांपल करवाया था, आपके मन में सवाल भी आ सकता है, सो अगर एक ही क्वेश्चन में सब कुछ आ गया तो, है ना, कॉर्पोरेट असेट भी आ गया, गुडविल भी आ गया, सारे असेट भी आ गए, तो मैंने एक बेसिक एग्जांपल लिया था। मान लो एक ही सीजीयू है मेरे पास, 3 असेट है, उसमें एक कॉर्पोरेट असेट भी है और एक गुडविल भी है। ये लोग कैरिंग अमाउंट, ये रिकवरेबल अमाउंट, तो लॉस आया 7 लाख का। अब इतना कंसेप्ट पढ़ाया तो सोच के बताओ पहले लॉस किधर एलोकेट करेंगे। वेरी गुड, सबसे पहले आप लॉस गुड्डू में एलोकेट करोगे।
अच्छा क्या मैं ऐसा बोलूं सबसे पहले आप इसमें एलोकेट करो कॉर्पोरेट एसेट में, बोल मत देना ईडी की तरह, लेने के देने पड़ जाएंगे वरना। पहले आप हमेशा गुड्डू में एलोकेट करोगे, गुड्डू के बाद लॉस बचा है 5 लाख का, और ये 5 लाख का बचे हुए 4 में एलोकेट करोगे इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट एसेट। तो ये लैपटॉप, कैमरा, आईपैड, कॉर्पोरेट एसेट सब में एलोकेट कर देना इन द रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट, ऐसा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलो अब ये समझने के बाद मैं कुछ और एग्जांपल करवाऊंगा आपको, मतलब कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगा। एक क्वेश्चन है सॉल्व एग्जांपल के फॉर्म में आपकी किताब के अंदर, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या बोलता है सुनना, वो बोलता है कंपनी था उसमें 3 सीजीयू है ए बी सी, इसकी पहले डे 1 की वैल्यूज दे रखी है आपको, ठीक है, फिर आपको गुड्डू का वैल्यू दे रखा है बराबर, बट ये सब पुराना पुराना वैल्यूज दे रखा है। आज क्या वैल्यूज है, तो आज ए बी और सी का ये वैल्यू है, और आज गुडविल इतना बचा है पूरे धंधे में, ठीक है। अब केस ए बोलता है गुडविल कैन बी एलोकेटेड ऑन रीजनेबल बेसिस, है ना, बोलता है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ जेड नेट फेयर वैल्यू ऑफ ए बी सी आर कंसिडर्ड ऑन रीजनेबल बेसिस फॉर प्रो रेटा एलोकेशन ऑफ गुडविल। मतलब जो 120 का गुडविल आज है, ये ए बी और सी में कैसे बांटोगे, जो डे 1 की नेट फेयर वैल्यूज थी ना उसमें बांटोगे। मतलब 120 को ए बी और सी में बांटना, मतलब गुडविल इज एलोकेबल, तो टेस्टिंग एक ही बार करना पड़ेगा, ठीक है। और किस रेशियो में बांटना है, तो ये डे की तरह इस रेशियो में बांटना। उसने बोला है जो डे 1 पे नेट सेलिंग प्राइस थी, ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन जो नेट सेलिंग प्राइस थी, मतलब ये वाली नेट फेयर वैल्यूज थी, उस पर बांटना है, तो ये रेशियो में बांटना बराबर। अब यहां अपने को है ना भले 3 सीजीयू दिया हुआ है, बट टेस्टिंग सिर्फ सीजीयू ए का करना है, बिकॉज रिकवरेबल सिर्फ सीजीयू ए का दिया हुआ था। आप ध्यान से पढ़ोगे तो मैंने कैसे किया देख लो। पहले मैंने बोला सीजीयू ए का ही टेस्टिंग पूछा है, बी और सी का नहीं पूछा है, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला गुडविल 120 है, केस ए क्या, इट्स एलोकेबल इन ए बी सी इन द रेशियो ऑफ दिस बराबर। तो अब केस ए में मैं गुडविल का टेस्ट कैसे करूंगा, तो सीजीयू लिखा पहले मैंने, सीजीयू में जो भी असेट्स है वो लिखे 1300 के, कहाँ से मिला, यहाँ से मिला। उसके बाद गुडविल लिखा। अब एडी की तरह पूरा 120 मत लिखना, रेशियो में डालोगे तो ए में सिर्फ 60 का आएगा गुडविल, वो मैंने नीचे एलोकेशन दे रखा है, कैसे आया वो दे रखा है मैंने बराबर। तो ये एक अदर असेट हुआ, ये गुडविल हुआ, टोटल हो गया कैरिंग अमाउंट 1360। अब रिकवरेबल कितना है, बोला है रिकवरेबल इज 1350, तो 10 रुपये का लॉस आ जाएगा। अब ये लॉस कहाँ जाएगा, तो क्योंकि आपके सीजीयू में गुडविल है तो पहले गुड्डू में जाएगा, गुडविल सफिशिएंट है तो बाकी किधर भी ट्रांसफर करने का जरूरत नहीं है। ये केस ए था, क्योंकि गुडविल एलोकेबल था तो मैंने एक ही बार टेस्ट का गुडविल एलोकेट करने के बाद। आई होप दिस इज सिंपल एंड क्लियर टू एवरीवन। अब इसमें मजेदार है केस बी। इन्होंने क्या बोला केस बी में कि देयर इज नो रीजनेबल वे टू एलोकेट गुडविल। तो अगर गुडविल एलोकेबल नहीं है तो इन्होंने फिर आपको कंबाइंड रिकवरेबल दे रखा है कि पूरे जेड का रिकवरेबल कितना है, जेड मतलब एबीसी सब मिला के 3400 है। तो यहां सीधा कंबाइंड टेस्टिंग मत करना, 2 बार टेस्टिंग करना पड़ेगा, पहले ए बी सी इंडिविजुअल और फिर कंबाइंड। अब ऑफकोर्स बी और सी का पूछा नहीं है तो एटलीस्ट ए का कर लो पहले इंडिविजुअली। तो देखो मैंने ऐसा किया हुआ है, गुडविल इज अनएलोकेबल तो 2 बार टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड, एक बार बॉटम अप एक बार टॉप डाउन बराबर। जो पहला करते हो ना इंडिविजुअल उसको बोलते हैं बॉटम अप। तो मैंने फर्स्ट टाइम टेस्टिंग किया इंडिविजुअल ए का, तो ए का असेट का वैल्यू इतना है, गुडविल तो नहीं लिख सकते क्योंकि विदाउट गुडविल लेना है अपने को, तो इसमें इंपेयरमेंट लॉस नहीं आया। सर बी और सी का नहीं क्या इंडिविजुअल, पूछा नहीं है ना, डेटा नहीं अपने पास, ठीक है। फिर तो पहले मैंने किया इंडिविजुअल सीजीयू, फिर मैं करूँगा कंबाइन, ए बी सी कंबाइन किया, उसमें गुडविल भी ऐड किया, तो मैंने लिखा सीजीयू ए सीजीयू बी सीजीयू सी प्लस गुडविल, टोटल मिला। रिकवरेबल अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ 3400। फिर लॉस आया, अब ये लॉस पहले जाएगा गुडविल में, गुडविल है मेरे पास सफिशिएंट है तो गुडविल में सारा लॉस एलोकेट कर देना, ठीक है। तो 100 बात की एक बात समराइज करूं तो एलोकेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस क्या हुआ इन केस ऑफ सीजीयू, फर्स्ट एलोकेट द इंपेयरमेंट लॉस टू गुडविल ऑफ दैट सीजीयू, बैलेंस लॉस इफ एनी विल बी एलोकेटेड टू अदर असेट इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट असेट्स, ध्यान रखना बराबर। तो ये अपना एक बढ़िया क्वेश्चन होगा गुडविल वाला। उसके अलावा और कोई बढ़िया क्वेश्चन है सर, हाँ एक और क्वेश्चन है विच इज ऑफ कॉर्पोरेट असेट्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला क्वेश्चन है बराबर। अब इसमें क्या ध्यान से सुनना, इट हैज 3 सीजीयूज ए बी सी, ठीक है, यहाँ भी 3 सीजीयू है। अब यहाँ एक नहीं 2 कॉर्पोरेट असेट है, एक है हेडक्वार्टर का बिल्डिंग 150 लाख का और एक है रिसर्च सेंटर 50 लाख का। अब इस क्वेश्चन की खास बात पता है क्या थी, ये जो हेडक्वार्टर बिल्डिंग है, क्वेश्चन बोलते हैं कि ये एलोकेबल है तीनों के अंदर, लेकिन जो रिसर्च सेंटर है ये एलोकेबल नहीं है। तो इस रिसर्च सेंटर की वजह से जो तीनों में एलोकेबल नहीं है मुझे 2 बार टेस्टिंग करनी पड़ेगी बराबर। क्यों 2 बार, क्योंकि हमने सीखा था ना कॉर्पोरेट असेट अगर एलोकेबल नहीं है तो इंपेयरमेंट टेस्टिंग एक नहीं 2 बार करनी पड़ेगी। तो पहला वाला एलोकेबल है तो उसको एलोकेट कर देंगे, सेकंड वाला एलोकेबल नहीं है तो इसके लिए 2 बार टेस्टिंग करेंगे। अब ये करे कैसे मैं सिखाता हूँ,
बट बाकी डेटा देख लो आप। यूजफुल लाइफ भी दे रखा है ए बी सी का, बराबर, और रिकवरेबल दे रखा है ए बी सी और कंबाइंड का भी दे रखा है, ठीक है। बोलता है लॉस वगैरह बता देना। अब सुनो पहले अपन कैसे करेंगे। पहले ना एग्जाम में एक चीज लिख के लेना भाई, हमेशा थोड़ा कंसेप्ट लिखा करो अपने ओन वर्ड्स में। जैसे मैंने ना हर क्वेश्चन में तो नहीं, बट कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको एक बैकग्राउंड दे रखा है कैसे लिखोगे, तो चाहिए तो पढ़ लेना एक बार, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने ये लिखा है कि जो पहला कॉर्पोरेट एसेट है वो तो एलोकेबल है, तो इसका अपन एक ही बार टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला सीजीयू ए बी सी, इन तीनों में पहले मैं जो एलोकेबल वाला कॉर्पोरेट एसेट है उसको एलोकेट कर देता हूं। अब इन्होंने जो वर्डिंग्स लिखी है ना, इन्होंने बोला है आप कैरिंग अमाउंट के रेशियो में एलोकेट कर देना, इन्होंने ऐसा बोला हुआ है। लेकिन जब किया है सोल्यूशन में, तो याद है मैंने क्लास में बताया था कि इन्होंने कैरिंग अमाउंट के रेशियो में नहीं किया है, कैरिंग अमाउंट और यूजफुल लाइफ दोनों का वेटेड एवरेज निकाल के रेशियो लिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कैरिंग अमाउंट 100 है, 150 है, 200 है, मल्टीप्लाई किया यूजफुल लाइफ से दोनों के, तीनों के, क्योंकि यूजफुल लाइफ अलग अलग है तीनों की। अब जो फाइनल आंसर आएगा ना, इस रेशियो में आपको बांटना है। तो एग्जाम में कैसे करें, बाय चांस इनका आपको अजम्पशन याद है तो यही फॉलो करना, नहीं याद है तो फिर जो रीजनेबल लगे कैरिंग अमाउंट के रेशियो में करोगे तो भी ठीक है, बट हो सके तो ये याद है तो ये वाला फॉलो करना, ठीक है। तो एलोकेशन आया कॉर्पोरेट एसेट का पहला वाला। तो मैं पहले स्टेज में क्या करूंगा, आई विल टेस्ट द सीजीयूज इंक्लूडिंग दिस कॉर्पोरेट एसेट। रिसर्च सेंटर एलोकेबल नहीं, उसका बाद में करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सीजीयू ए अदर असेट प्लस कॉर्पोरेट असेट, सीजीयू बी अदर प्लस कॉर्पोरेट, सीजीयू सी अदर प्लस कॉर्पोरेट, ये लिखा, टेस्टिंग किया तीनों सीजीयू का। फिर मैं सेकेंड स्टेज में आऊंगा टेस्ट करने को, सेकेंड टाइम टेस्टिंग करनी पड़ेगी। क्यों सेकेंड टाइम करनी पड़ेगी, सबको कंबाइन करूंगा फॉर दिस रिसर्च सेंटर। तो मैं सीजीयू ए, सीजीयू बी, सीजीयू सी तीनों कंबाइन करूंगा, प्लस रिसर्च सेंटर लिखूंगा। सर वो हेडक्वार्टर बिल्डिंग नहीं लिखेंगे, हेडक्वार्टर बिल्डिंग ऑलरेडी ए बी और सी में है, ठीक है, तो वो अलग से लिखने का जरूरत नहीं है। तो ए बी सी लिखा प्लस रिसर्च सेंटर लिखा और कंबाइंड टेस्टिंग किया। कंबाइंड वाले में इंपेयरमेंट लॉस कुछ भी नहीं आया, ठीक है। एनीवेज इन टॉप डाउन टेस्ट देयर इज नो लॉस, ठीक है। ऑफकोर्स ये मैंने रिवाइज करवाया, इसकी अच्छे से लिख के प्रैक्टिस जरूर करना, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये था इंपेयरमेंट ऑफ कॉर्पोरेट एसेट के बारे में। अब अगर मैं मोटा मोटी बात करूं, अपने सारे क्वेश्चन हो गए, सारे कंसेप्ट हो गए, सिर्फ एक चीज बाकी है, वो है रिवर्सल, ठीक है। वो क्या है, वो है रिवर्सल। अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो भी करवा दूं पहले, फिर रिवर्सल की बातें करूंगा आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 5, इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ देखना मैंने सेम सीक्वेंस में रिवाइज नहीं करवाया, जो सीक्वेंस में मैंने क्लास में सॉल्व करवाया वैसे रिवाइज कराया, तो ध्यान रखना, ठीक है। अरे नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 तो रिवर्सल को लेकर है शायद, तो ये मैं अभी कैसे कराऊँ ना, नहीं रिवर्सल को लेकर नॉर्मली है, चलो ठीक है, इधर आ जाओ, क्या बोलता देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 नॉर्मल क्वेश्चन, रिवर्सल को लेकर नहीं है। वो बोलता है अपने पास सीजीयू है 8000 लैक्स का, उसमें बाइफिकेशन दे रखा है, अदर असेट है 6000 के, गुडविल है 2000 का। अब अदर असेट का लाइफ 5 ईयर्स दे रखा है, गुडविल का लाइफ 4 ईयर्स दे रखा है। सर लेकिन हमने तो पढ़ा था गुडविल का लाइफ इज 5 ईयर्स, कुछ नहीं बोला तो 5 ईयर्स मानना, अगर क्लियरली बोला है कि 4 ईयर्स है तो 4 ईयर्स ही मानना, मतलब इट कैनॉट बी मोर देन 5 ईयर्स, कम तो हो ही सकता है ना उससे, तो 4 दिया, 4 ले लिया। अब इंपेयरमेंट टेस्टिंग कब करना है, अपने पास जो वैल्यूज है ये 16 का दे रखा है, इंपेयरमेंट टेस्टिंग 18 में करना था, तो पहले आपको 2 साल से डेप्रिशिएट एमोटाइज करना पड़ेगा। तो मैंने पहले वही किया, मैंने क्या किया, जो भी कैरिंग अमाउंट है वो लिखा फर्स्ट का, फिर 2 साल से किया डेप्रिशिएट एमोटाइज, बराबर मुझे आज की मिली कैरिंग अमाउंट। अब रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए एनएसपी नहीं मिल सकती, इन्होंने बोला है एनएसपी नेट सेलिंग प्राइस इज नॉट डिटरमाइनेबल, तो कोई बात नहीं, वैल्यू इन यूज को मान लेंगे रिकवरेबल। वैल्यू इन यूज के लिए 7 ईयर्स के कैश फ्लो दे रखे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ईयर्स के कैश फ्लो का आप करोगे डिस्काउंट एट द रेट 8%, मिलेगी प्रेजेंट वैल्यू, या आगे वैल्यू इन यूज मैंने लिख भी रखा है, एनएसपी इज नॉट अवेलेबल देयरफॉर वैल्यू इन यूज इज इक्वल टू रिकवरेबल अमाउंट, बस वो मैंने लिख दिया, ठीक है। रिकवरेबल ये रहा, कैरिंग अमाउंट ये था, रिकवरेबल था, लॉस आया। अब क्योंकि आपके सीजीयू में गुडविल है तो पहले सारा लॉस गुड्डू में एलोकेट करना, जो बचा हुआ लॉस है वो जाएगा बाकी एसेट में, क्लियर, खत्म। ये भी शानदार क्वेश्चन था। चलो अब आखिरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, फिर चैप्टर विल बी ओवर, बड़ा सिंपल सा पार्ट है, वो है रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। मैंने एक चीज बताई थी आपको, इंपेयरमेंट गेन नामक कोई चीज नहीं होती है, लेकिन ऑफकोर्स जो लॉस आपने पहले बुक किया था वो रिवर्स तो हो ही सकता है, ठीक है। तो एन इंपेयरमेंट लॉस विच वॉज प्रीवियसली बुक्ड कैन बी रिवर्स्ड इन फ्यूचर, पहला चीज। सेकेंड चीज, एन इंपेयरमेंट लॉस विच इज बुक्ड ऑन गुडविल कैन बी रिवर्स्ड बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। गुडविल का रिवर्सल पॉसिबल है बट इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। एक और बात ध्यान रखना, अगर गुडविल का 5 ईयर्स लैप्स हो चुका है, मतलब जब से गुडविल तुम्हारे जिंदगी में आया था तब से लेकर 5 साल खत्म हो चुका है, उसके बाद रिवर्सल नहीं हो सकता। प्लीज नोट, इफ 5 years of goodwill has lapsed
देन इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ गुडविल कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इसके ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। अच्छा, रिवर्सल की एंट्री क्या होती है? जैसे इम्पेयरमेंट की एंट्री क्या होती है? इम्पेयरमेंट टू पीपी। रिवर्सल की एंट्री इसकी ऑपोजिट होती है, तो हम बोलते हैं पीपी टू रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। मतलब रिवर्सल इज लाइक अ गेन ओनली, बट गेन नहीं बोलना चाहिए उसको, लॉस का रिवर्सल बोलना चाहिए, है ना। और ये रिवर्सल कहाँ जाएगा? जिधर से आपने इम्पेयरमेंट लॉस एडजस्ट किया वहीं जाएगा। अगर इम्पेयरमेंट लॉस ट्रांसफर किया था पीएनएल में, तो रिवर्सल भी जाएगा पीएनएल के अंदर। अगर इम्पेयरमेंट लॉस को आपने आरआर से एडजस्ट किया था, तो रिवर्सल भी जाएगा आरआर के अंदर। ये भी मैंने लिख के दिया हुआ है आपको इधर, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब रिवर्सल निकालते कैसे, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है। तो प्लीज मेरे एग्जाम्पल को ध्यान से देखना। मान लो मेरे पास एक पीपी था 200 रुपए का, 10 साल की लाइफ थी, 2 साल यूज किया, तो 40 का डिप्रेशन चार्ज किया, तो कैरिंग अमाउंट आ गई 160, रिकवरेबल आ गया 120, इंपेयरमेंट लॉस कितना आ जाएगा? 40 का आ जाएगा, ठीक है। बुक किया, एक बार इंपेयरमेंट लॉस बुक किया तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट मिलेगी 120 की, लाइफ बची है 8 ईयर्स। अब आप इस रिवाइज कैरिंग अमाउंट पे लाओगे डेप्रिसिएशन, तो मान लो 2 साल आपने और यूज किया, तो 2 साल का चार्ज का डेप्रिसिएशन, कैरिंग अमाउंट बची 90। अब आपको दिया पड़ेगा रिकवरेबल अमाउंट, बराबर। अब आपसे पूछा इंपेयरमेंट है, तो आप बोलोगे नहीं नहीं इंपेयरमेंट तो नहीं है सर, लेकिन इसी एसेट में पहले आपने इंपेयरमेंट लॉस बुक किया है, और अगर आज रिकवरी बढ़ गया तो रिवर्सल तो हो सकता है, बराबर। तो अभी मैं डायरेक्ट कंपेयर करूं तो रिवर्सल कितने का दिख रहा है? 50 का दिख रहा है, कैरिंग अमाउंट 90, रिकवरेबल 140, तो 50 का रिवर्सल दिख रहा है। बट द क्वेश्चन इज, क्या आप इतना रिवर्सल कर सकते हो क्या? द आंसर इज नो। देखो रिवर्सल कितना करना चाहिए, जितना आपने पहले लॉस बुक किया उतना रिवर्स करना चाहिए। तो सर लॉस हमने 40 बुक किया था, तो हम चलो 50 तो नहीं 40 रिवर्स कर देते, वो भी गलत जवाब है। तो मैक्सिमम रिवर्सल कितना हो सकता है वो निकालने का एक कैलकुलेशन है, वो आपको करके जाना है, वो मैंने नीचे दिया हुआ है। तो एक तो आपने निकाला एक्चुअल रिवर्सल 50 का दिख रहा है, अब आप निकालोगे मैक्सिमम रिवर्सल, ठीक है। कैसे निकालेंगे? 2 अमाउंट चाहिए। पहला चाहिए कैरिंग अमाउंट, अगर आपके जिंदगी में इंपेयरमेंट नहीं होता तो क्या होता, मतलब जिस दिन आप ये रिवर्सल चेक कर रहे हो, दैट इज 31 मार्च 16, अगर आपके डे 1 से लेकर 31 मार्च 16 तक इंपेयरमेंट आता ही नहीं जिंदगी में, तो आज कैरिंग अमाउंट क्या होती? तो मैं देखता हूं, देखो डे 1 था 1 अप्रैल 12, यहां से लेकर 16 तक मान लो बीच में इंपेयरमेंट आता ही नहीं, इंपेयरमेंट आता ही नहीं, तो कैरिंग अमाउंट क्या होती? तो मैं 2 नहीं 4 साल तक स्ट्रेट कर देता डिप्रिशिएट, बराबर। तो मेरा पर एनम पहले आ रहा था 20 डिप्रिसिएशन, तो मैं 20 के हिसाब से 4 साल तक सीधा सीधा करता डिप्रिशिएट, अगर इंपेयरमेंट नहीं होता तो अगर इंपेयरमेंट नहीं होता तो मेरी कैरिंग अमाउंट होती 120, बराबर। लेकिन रियल में सेकंड अमाउंट चाहिए, रियल मैच कैरिंग अमाउंट क्या है? कैरिंग अमाउंट आफ्टर इंपेयरमेंट, वो तो कॉपी करना है आपको, यहां से 90 है, 90 ऐसा। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है वो है आपका मैक्सिमम रिवर्सल, बराबर। तो भले ही एक्चुअल 50 दिख रहा है, बट मैक्सिमम आप सिर्फ 30 का ही रिवर्सल कर सकते हो, ठीक है। इसका मैंने लॉजिक बताया था आपको, ये 40 क्यों नहीं आया, 30 क्यों आया, क्योंकि जब आपको जो तो मैं रिपीट करता था लॉजिक, बट काम का नहीं है वैसे कुछ, क्योंकि जब आप इंपेयरमेंट लॉस बुक करते हो ना, तो आप आने वाले सालों में डेप्रीसिएशन कम चार्ज करते हो। मतलब सपोज आपने लॉस बुक किया 40 का, तो इस लॉस की वजह से आपके 5 और 5 रुपए का डेप्रीसिएशन भी सेव हुआ, देयर इज अ सेविंग्स इन डेप्रीसिएशन, 10 रुपए का टोटल। कैसे 10 रुपया? पहले आप 20 पर एनम कर रहे थे डेप्रीशिएट, अभी आप 15 पर एनम कर रहे हो, तो 5 रुपए का सेविंग भी तो हुआ है आपका हर साल। तो नेट में आपका अभी लॉस कितना बचा है? 30 का, बस वो उतना रिवर्स करने को देता है। एग्जाम में ऐसे मत निकालना, एग्जाम में आपको यही फॉलो करना है। इसको और पक्का करने के लिए याद है अपन ने क्लास में एक और एग्जाम्पल किया था, आप ही ने सॉल्व किया था इसको, चाहिए तो मैं वापस रिकॉल करवाता हूँ। पहला 1 साल यूज किया, मान लो ये कैरिंग अमाउंट है, रिकवरेबल लॉस आया 150 का, ठीक है। फिर रिवाइज कैरिंग अमाउंट, इसके बेस पे मैंने चार्ज का डेप्रीसिएशन, ठीक है। ये आई मेरी कैरिंग अमाउंट आज की। अब इंपेयरमेंट तो नहीं है, रिवर्सल हो गया, तो पहले लिखना एक्चुअल रिवर्सल, दोनों का डिफरेंस है एक्चुअल रिवर्सल। फिर आप निकालोगे मैक्सिमम रिवर्सल, इसमें 2 अमाउंट चाहिए, बोलने को 2 चाहिए, कंप्यूट एक ही करना होता है, दूसरा तो अवेलेबल रहता है आपके पास। क्या चाहिए? अगर इंपेयरमेंट होता ही नहीं तो आज कैरिंग अमाउंट क्या होती है? तो 12 से लेकर रिवर्सल के दिन 14 तक इंपेयरमेंट होता ही नहीं, तो आप 2 साल करते डिप्रिशिएट सीधा सीधा, तो ये मेरी होती कैरिंग अमाउंट। और सेकंड चाहिए आज रियल में आफ्टर इंपेयरमेंट कैरिंग अमाउंट क्या है, बस दोनों का डिफरेंस इज द मैक्सिमम रिवर्सल। तो एक्चुअल 212 है, मैक्सिमम 112.5 है, तो हम दोनों में से विचएवर इज लोअर उतना ही रिवर्स कर सकते हैं, ध्यान रखना। ऑफ कोर्स पक्का होना है तो एग्जांपल नंबर 1 और 2 लिख के मस्ट टकाटर प्रैक्टिस कर लेना। अब रिवर्सल को लेकर तुम्हारे किताब में एक ही क्वेश्चन है। ये तो जो रिवर्सल डिस्कस किया मैंने, इंडिविजुअल एसेट का रिवर्सल डिस्कस किया, ऐसे रिवर्सल सीजू के ऊपर भी होता है, वो बड़ा सिंपल है, वो अपन डायरेक्टली क्वेश्चन में देख लेते, इधर आ जाओ। जैसे इंडिविजुअल का रिवर्सल क्या, वैसे ही सीजू में रिवर्सल होता है, ठीक है। यहाँ क्या कैसा है देख लो एक बार। सबसे पहले आपके पास थे असेट, 4000 वर आइडेंटिफाइबल एसेट और बाकी गुडविल था,
तो मैंने बोला 4000 आइडेंटिफाइबल अदर एसेट, बाकी है गुडविल। अदर एसेट का लाइफ 15 ईयर्स, गुडविल का लाइफ 5 ईयर्स। पहले आपने 4 साल तक इसको यूज किया, कोई इंपेयरमेंट वगैरह नहीं है पहले, तो 4 साल यूज किया, 4 साल करो डेप्रिशिएट एंड एमोटाइज, ठीक है। आया मुझे कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 2018। अब इस दिन का रिकवरेबल क्वेश्चन में दे रखा है 2720, तो लॉस आएगा 613 का लॉस आया। कहाँ जाएगा लॉस? पहले गुड्डू में, तो गुड्डू पूरा समाप्त हो जाएगा, फिर भी कुछ लॉस बचा है तो वो जाएगा बाकी एसेट के अंदर, ठीक है सर। तो वैल्यू कितना बचा अदर एसेट का? 2720, गुड्डू हो गया नील, ठीक है। अब ये इंपेयरमेंट के बाद 2 साल मैंने और यूज किया, 2 साल मैंने और यूज किया, मतलब पहले 4 साल यूज किया था, अब 2 साल और यूज किया, तो इस रिवाइज कैरिंग अमाउंट पे मैंने निकाला 2 साल का रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन, ठीक है सर। तो मुझे मिली कैरिंग अमाउंट, ठीक है। गुडविल तो बचा नहीं है, तो ये रही टोटल कैरिंग अमाउंट। फिर मेरे को दिया रिकवरेबल अमाउंट। अब मैंने बोला देखो इंपेयरमेंट तो नहीं, लेकिन रिवर्सल हो सकता है, तो एक्चुअल रिवर्सल कितना दिख रहा है? 1195 का। हमको निकालना होता है मैक्सिमम रिवर्सल। कैसे निकाले? सबसे पहले क्या हम गुडविल पे रिवर्सल कर सकते हैं क्या? द आंसर इज नो। क्यों? एक पॉइंट सिखाया था मैंने आपको, अगर 5 ईयर से ज़्यादा गुडविल का बीत चुका है तो रिवर्सल नहीं हो सकता। जिस दिन आप रिवर्सल की बातें कर रहे हो, डे 1 से लेकर आज तक 6 साल बीत चुके हैं, 4 साल पहले और इंपेयरमेंट के बाद के 2 साल, टोटल 6 साल खत्म हो चुके, तो इसलिए गुडविल पे रिवर्सल अब नहीं हो सकता। ये नोट लिखा के दे दिया मैंने आपको, ठीक है। उसके अलावा अब रिवर्सल होएगा तो किस पे होएगा? सिर्फ अदर एसेट पे। तो इसको एक सिंगल एसेट की तरह मान लो अभी, है ना, इसको मान लो इंडिविजुअल एसेट की तरह कि अब मुझे इस पे रिवर्सल करना है। तो कैसे निकालूंगा मैक्सिमम रिवर्सल? 2 कैलकुलेशन चाहिए। पहला, जिंदगी में अगर इंपेयरमेंट होता ही नहीं, जिंदगी में इंपेयरमेंट होता ही नहीं, तो आज कैरिंग अमाउंट क्या होती? तो अगर इंपेयरमेंट होता ही नहीं तो मैं 4 + 2 6 ईयर्स तक सीधा सीधा करता डिप्रिशिएट। तो मैंने निकाला कैरिंग अमाउंट ऑफ अदर एसेट इफ देयर इज नो इंपेयरमेंट, 4000 माइनस 6 साल का डिप्रिसिएशन, सीधा सीधा। तो ये मेरी कैरिंग अमाउंट होती अगर इंपेयरमेंट नहीं होता तो। सेकंड चाहिए रियल मैच कैरिंग अमाउंट क्या है, तो वो तो कॉपी करना है यहाँ से 2225, बस दोनों का डिफरेंस इज मैक्सिमम रिवर्सल, वही लिखा। तो एक्चुअल या मैक्सिमम विच एवर इज लोअर, तो आप इतना ही रिवर्स कर सकते हो। और ये रिवर्सल कहाँ जाएगा? ये रिवर्सल सिर्फ अदर एसेट में जानना, गुडविल का रिवर्सल नॉट पॉसिबल बिकॉज 5 साल के ऊपर बीत चुका है। दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन विच इज देयर फॉर रिवर्सल। मतलब अगर इनको पेपर ट्रिकी करना हुआ तो ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे। अब ट्रिकी भी क्या, यही आएगा, ध्यान रखना, बस इतना मैक्स लेवल है। हम चाहे तो रिवर्सल में बहुत बातें कर सकते हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जितना मैंने बताया वो काफ़ी है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा एक आखिरी छोटा सा पॉइंट जिसके ऊपर इलस्ट्रेशन नंबर 9 भी था, छोटा सा पॉइंट ये बोलता है कि अगर आपने इंडिविजुअल एसेट को सीजीयू में ट्रांसफर किया टेस्टिंग के लिए, देन इंडिविजुअल एसेट इज इम्पेयर्ड ओनली इफ सीजीयू इज इम्पेयर्ड। इंडिविजुअल एसेट विल नॉट बी इम्पेयर्ड इफ सीजीयू इज नॉट इम्पेयर्ड। आसान भाषा में अगर आप समझोगे तो मान लो मेरा मशीन है जिसको मैंने सीजीयू में ट्रांसफर किया है और अदर एसेट भी है सीजीयू के अंदर, ठीक है। अब मेरे सीजीयू में कोई लॉस ही नहीं आया, मेरे सीजीयू में इंपेयरमेंट है ही नहीं, तो क्या मेरा मशीन इंपेयर्ड है क्या? द आंसर इज नो, बराबर। बस इसी के ऊपर इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। तो ध्यान रखना, कभी पूछे ना मशीन इंपेयर्ड है क्या, तो जब मशीन सीजीयू में गया है तो पूछना सीजीयू तू इंपेयर्ड है? सीजीयू बोला नहीं मैं तो इंपेयर्ड नहीं, तो मशीन बोलेगा मैं भी इंपेयर्ड नहीं हूं। अच्छा बाई चांस अगर सीजीयू इंपेयर होता था तो अगर सीजीयू इंपेयर्ड है तो मशीन भी इंपेयर्ड होता, सिंपल। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है वैसे, बराबर। उसके अलावा अच्छा एक और क्वेश्चन था जो AS 26 का था, जो मैंने उसके रिवीजन में बोला भी था कि मैं वहां नहीं यहां करवाऊंगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें मैं इधर ही डायरेक्टली सोल्यूशन से डिस्कस कर रहा हूं उसको, ठीक है। उसमें पहला दिया हुआ है 5 महीने का खर्चा, वो गया रिसर्च फेज में प्रॉफिट एंड लॉस। फिर दिया हुआ है खर्चा डेवलपमेंट फेज का, वो हुआ कैपिटलाइज, ठीक है। अब इसी जैसे आपने कैपिटलाइज किया 8 लाख, आपको डेटा दे रखा है वैल्यू इन यूज का कि आप 5 साल तक हर साल 2-2 लाख कैश फ्लो जनरेट करोगे। तो यहाँ NSP अवेलेबल नहीं है, तो वैल्यू इन यूज को मैं रिकवरेबल मान लिया। जब ये दे इसका मतलब वो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करवाना चाहता है। तो ये रही कैरिंग अमाउंट, ये रही रिकवरेबल अमाउंट, ये रहा मेरा इम्पेयरमेंट लॉस, बस इतना निकालना था इसके अंदर। तो ये मैंने वहाँ क्यों नहीं करवाया 26 में? 26 में अपन वैल्यू इन यूज वगैरह कैसे निकालते इतना अच्छे से आती नहीं थी अपने को, यहाँ बेटर आती है, ठीक है। तो इसी बात पे AS 28 का रिविजन सरका दिया है, खत्म हो गया है। और इसी बात पे जोर से बोलो एक के है भाई साहब, ठीक है। तो कोशिश किया है एकदम बढ़िया रिवाइज कराऊं। रिवीजन खत्म होने के बाद कुछ कंसेप्ट हो गए जो आपको रिकॉल हो गए, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। जो कंसेप्ट में आपको लगता है कि सर इसमें मुझे डिफिकल्टी फेस हुई, उसको 1-2 बार और सुन लेना और हो सके तो उसको लिख के प्रैक्टिस कर लेना,
ठीक है, चलो तो आई होप दिस इज हेल्पफुल लगे तो मुझे ज़रूर बताना, और किसी कंसेप्ट में बहुत दिक्कत लगे तो मुझे बताना, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए उसका डिटेल्ड वीडियो शायद डाल दूं मैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो मुझे बताते हुए चलना, कमेंट सेक्शन आप ही का है, पसंद आए तो भी ज़रूर बताना, आपके लिए वो छोटा सा कमेंट या लाइक होगा, मेरे लिए वो मोटिवेशन फैक्टर है, ठीक है। तो शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय एंड एक बाय साहब, बाय बाय, चलो।